धुएं पे गजल छेड़ी, धुएं पे गजल छेड़ी, शरारे निकल आए। धुएं पे गजल छेड़ी, शरारे निकल आए। अरमां दबे थे दिल में, अरमां दबे थे दिल में, सारे निकल आए। धुएं पे गजल छेड़ी, शरारे निकल आए। अरमां दबे थे दिल में, सारे निकल आए। वो महफिलें वो कह कहे, वो महफिलें वो कह कहे, वो शाम सुहानी। वो महफिलें वो कह कहे, वो शाम सुहानी। माजी की राख में फिर, माजी की राख में फिर अंगारे निकल आए। अलमारी में रखी किताबें खामोश थी बहुत, अलमारी में रखी किताबें खामोश थी बहुत। उनमें से कई खत तुम्हारे निकल आए। अलमारी में रखी किताबें खामोश थी बहुत, उनमें से कई खत भी तुम्हारे निकल आए। एक मुद्दत से खुद को भुलाए हुए था मैं, एक मुद्दत से खुद को भुलाए हुआ था मैं। पढ़ते ही खत, पढ़ते ही खत, आंसुओं के धारे निकल आए। ये बड़ा इमोशनल मिजाज होता है। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति के पास भाव की संपदा होती है, लेकिन लेकिन उसे शब्दों में ढालना, संगीत में पिरोना, धुन बनाना या उसे गाकर जाहिर करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। बहुत कुछ तो सीखना पड़ता है, और मैं उन अनसीखे लोगों में से हूँ जिसने ऐसा संयोग नहीं मिला, संयोग नहीं बना। ऐसा नहीं कि शायरी का, कविताओं का शौक तो बचपन से ही था। मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी क्लास में जब 9-10 साल की उम्र होती है ना करीब, तब से ही था। ऐसी तुकबंदी किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये शौक बढ़ता गया। इधर उधर लिखा करते थे, गुम जाया करती थी, कहीं गुम चुकी है, पता ही नहीं कहाँ लिखी थी, कितनी लिखी थी। कुछ मुखड़े, कुछ अंतरे याद हैं, कुछ ज़्यादातर तो भूल भुला गए, इतनी यात्राएं की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शायरी हो, संगीत हो, गायन हो, बहुत कुछ तो व्यक्ति के अंदर होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हर एक के पास होता है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो उसे जितनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं, उतनी वो बात उसकी लोगों के दिल तक पहुंचती है। और वही सदाबहार गीत जिसे हम कहते हैं, सदियों बाद भी पुराने नहीं होते। उनमें शब्दों का, भाव का भी कमाल होता है। भाव तो होता ही है, शब्द भाव के अनुकूल हो, और फिर धुन हो, और फिर आवाज हो, और संगीत हो, तो ये सारा मिश्रण जब होता है तो एक टीम वर्क होता है। और मेरा जो काम है, आपके सन्मुख में हूँ, हाजिर हूँ, ये अकेला मामला है। न मुझे कोई ऐसा उस्ताद मिला, गुरु मिला, और मिले भी तो बड़ी देर से मिली। अड़चन तो ये होती है ना जीवन में कि सही वक्त पर मिल जाते तो कुछ हो जाता। होना क्या था, इतने अच्छे अच्छे हमसे अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, फिल्मों में भी और फिल्मों के अलावा भी। लेकिन फिल्मों से पहला प्रभाव जीवन में पड़ता है, क्योंकि वह सभी तक पहुंच जाते हैं। फिल्मी गीत जो होते हैं, रेडियो की वजह से, फिल्मों की वजह से, जो किताबों में बंद है शायरी, कविताएं, साहित्यिक, जिनकी भाषा बड़ी, कहना चाहिए कि एक सर्वश्रेष्ठ, सुसंस्कृत, अति उत्तम, एकदम शुद्ध हिंदी की, तो वो भाई, मैं तो उसका उपयोग कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन उसके सुनने वाले भी हैं। लेकिन ज़्यादातर तो मैं बोलचाल की भाषा में ही बात करता हूँ।
तो ये जो शायरी है कि धुएं पे गजल छेड़ी, जब पुराने मित्र मिल जाते हैं, कोई अपरिचित भी मिल जाता है कभी कभी, तो जरूरी नहीं कि पुराना ही मित्र हो। पुराना मित्र हो तो फिर बात घंटों मिनटों में बीत जाते हैं, आधा दिन पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे अभी थोड़ी देर की बात हो। लेकिन कभी कभी अजनबी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि कुछ चर्चा होती है तो ऊपर की औपचारिक बातें होती है, धीरे धीरे कुछ ऐसी बात छिड़ जाती है कि पहले तो लगता है कि क्या बेकार, क्या जवाब देना, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं, जो जो धुआं 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 सा होता है ना, एकदम से अनक्लियर होता है, कुछ साफ साफ बात नहीं है कि मैं अगले क्या बोल जाऊंगा। सामने वाले ने पूछा है कहाँ से आए हो, क्या है ये वो, धीरे धीरे आप फिर अपनी बात कहता है, फिर आप वो अपनी बात से आपको अपनी बात याद आती है, तो फिर वो धुआं नहीं, जहाँ एक कहावत है ना हमारे उपनिषदों में, वेदांत में विशेषकर एक दिया जाता है उदाहरण कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अब जमाना बदल गया है, बिजली है, माइक्रोवेव है और एयर फ्राई है अब ऐसे उपकरण आ गए हैं कि जहाँ धुआं ही नहीं होता है, आग होती है। तो वो पुराने उदाहरण आजकल के युग के, आजकल की जो जनरेशन है वो बोलते हैं यू आर जोकिंग आप मजाक करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। तो ऐसा है कि वो ज़माना लकड़ी का था, लकड़ी जलाते थे, हर घर में भोजन बनता था तो धुआं पहले होता था, धीरे धीरे अंगार होती थी फिर भी। तो बस ऐसे ही ख्याल ख्याल से ख्याल होता है और उसमें ख्याल में शायरी बन जाती है। तो कहने का मतलब ये था कि बात हल्की सी शायरी थी भाई, किसी ने हालचाल पूछा था और आपने सुनाई, उसने सुनाई, अंदर से आप एकदम से भावुक हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि धुएं पे गजल छेड़ी, शरारे निकल आए। सोचा नहीं था कि आगे जो अंदर जो भावनाएं दबी है उसमें सब होता है। जितना डिसअपॉइंटमेंट होता है, जितनी अपेक्षाएं, जितने सपने टूटे होते हैं, उनका रुदन, क्रोध, मोह, लोभ, हमारे अपने अनुभव, जो कुछ हमने अभिव्यक्त किए हैं, वो बहुत भावनाएं हमने दबा ली हैं, सब हमारे अचेतन में दबी होती है। धीरे धीरे वो अरमा दबे थे दिल में, सारे निकल आए। तो बात ही बातों में ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक ऐसा ही तो करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और आगे बात करते हैं, फिर आप व्यक्ति अपने आप ही उगलने लग जाता है, उसे और कुरेदने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत भी जो कुरेदना पड़ता है तो ये उसके ऊपर ही है। तो उसमें अच्छे दिन भी याद आते हैं, बड़े अच्छे दिन आते हैं। तो आगे कहा ना, वो महफिलें, वो कह कहे, वो शाम सुहानी, वो दोस्तों का बैठना, गपशप करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, नाचना, हाँ, वो महफिलें, वो कह कहे, वो शाम सुहानी, माजी की राख में अतीत, माजी यानी अतीत। कभी कभी कुछ लोग हमारे मित्र हैं, उनको इतनी उर्दू से वो नहीं है, तो उनको समझ में आता है कि माजी क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, जो समझते हैं उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन जिनके समझ में उर्दू भाषा इतनी नहीं आती है, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने बात भी हो जाती है। तो वो महफिलें, वो कहे कहे, वो शाम सुहानी, माजी की राख में, अतीत में, पास्ट की जो राख थी, माजी की राख में फिर अंगारे निकल आए। तो ये थेरेप्यूटिक घटनाएं घट जाती है, अपने आप ही व्यक्ति कहने के बाद हल्का हो जाता है। मेरा तो काम यही रहा है, बहुत पहले करता था मैं वो सब, तो अपने आप ही चीज़ें बाहर आती थी, तो वो भी जो आया है मिलने वो भी खुश होता था। अलमारी में रखी किताबें खामोश थी बहुत, अभी भी मेरे पास ढेर सारी पुस्तकें पड़ी है। पहले बहुत पढ़ा करता था, उस ज़माने की खरीदी हुई रखी, आजकल किताबों की पढ़ना वगैरह कम हो गया। कभी कभी कोई नई किताब आती तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब वो ऐसी वो रही नहीं, क्योंकि जो समझना था, सीखना था, अब बस उसी को जी रहे हैं। तो अलमारी में रखी किताबें खामोश थी बहुत, उनमें से कई खत तुम्हारे निकल आए। ऐसा दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन संयोग की बात है कि मेरे पास, जब तक मैं जर्मनी में था 1998 तक, तब तक
बहुत सारे मित्रों के, दो हमारे बहुत सारे मित्र मतलब एक 4 मित्र थे मेरे, जिन जो मुझे खत लिखा करते थे। बाकी तो क्या है कि जब कभी मिलना होता था रूबरू, वैसे तो कई लोगों से मित्रता थी, लेकिन खत पत्र व्यवहार था मेरा कुछ 3-4 लोगों से था। तो उनमें 2-3 मित्र ऐसे थे कि जिनके खत वाकई में वो अपने भाव को बड़े प्यार से और बड़े अजीब ढंग से, हर एक की अपनी स्टाइल होती थी। लेकिन जब जर्मनी छोड़ी तो सारे खत मुझे उठा के कचरे में फेंकना पड़ा, क्योंकि मैं गया था अमेरिका और सारा सामान मतलब जर्मनी छोड़ ही दिया था मैंने। अब छोड़ के जाना है तो क्या क्या कहाँ रखेंगे, स्टोरेज में रखेंगे तो हर महीने का उसको किराया, तो मैं सब कुछ जो कुछ था, फिर वही एक सूटकेस लेके जर्मनी आया था, तो एक सूटकेस लेके अमेरिका, बाकी सब था ले दे के सब दे दुआ दिया और बिल्कुल खाली हल्के हो गए। पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे हम, क्या होगा, एकदम रिस्क ले ली थी, जोखम ले ली थी। चलो, तो सारे खत, आज बड़ा अफसोस होता कि उस ज़माने में काश ये इंटरनेट वगैरह होती तो उन खतों की मैं वो प्रिंट निकाल लेता था, कॉपी कर लेता था, तो वो उनकी राइटिंग, उनका कहने का ढंग, कुछ खत पढ़ के सुनाने का भी मज़ा आता, क्योंकि हमारे घनिष्ठ मित्रों के पत्र थे। अब तो बस वो यादें हैं, वो मित्र भी नहीं रहे, वो तो उस पार चले गए जिस पार से कोई चिट्ठी या संदेश नहीं आता। तो उसके ऊपर ही है कि उनमें से कई खत तुम्हारे निकल आए, लेकिन जी चाहता था कभी कभी उन्हीं खतों को बार बार पढ़ने का, क्योंकि इतने आत्मीयता से उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। वो भारत में थे, मैं जर्मनी में था, कब आओगे यार, अब तो आ ही जाओ, अब तो ओशो भी चले गए, ऐसा करके मतलब। खैर, अब वो दिन तो वापस आने वाले नहीं है, लेकिन उनकी याद आती है। पुराने ज़माने में खत एक बहाना था, तो अब वो भी नहीं रहे। तो अब आगे की बात है। एक मुद्दत से खुद को भुलाए हुए था मैं, एक मुद्दत से खुद को भुलाए हुए था मैं। सबसे बड़ी जो जीवन में घटना घटती है, या जो सबसे बड़ी मनुष्य के जीवन में जो गलती हो सकती है, जिसको दुर्भाग्य कहना चाहिए, कि इंसान स्वयं को, अपने अंतरतम को भूल जाए, अपनी आत्मा को, कॉन्शसनेस, चेतना को बिल्कुल विस्मरण कर जाए। शरीर में, मन में, विचारों में, भावों में, ऑब्जेक्ट में ही, विषय में ही बाहर ही उलझा रहे 24 घंटा, जीवन भर। हजार बहाने हैं बाहर उलझने के, और खुद की याद ना आए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का, और अधिकतर मनुष्य उसी में उलझे होते हैं। चाहे वो धर्म के बहाने अपनों को भूलता हो, या फिल्मों के, या संगीत के, या धन के, दौलत के, व्यापार के, परिवार के, मतलब हजार नाम आप ले सकते हैं। शौक भी हो सकता है, नशा भी हो सकता है, लेकिन खुद को भूलना ही सबसे बड़ा नशा है, एडिक्शन है, कि हम बाहर रहे, अपने भीतर कभी नहीं देखा। तो उससे संबंधित ये है कि एक मुद्दत से खुद को भुलाए हुए था मैं, पढ़ते ही खत आंसुओं के धारे निकल आए। उस जमाने में चिट्ठियां, खत, लेटर जिसको बोलते हैं, बड़े एक एक पत्र आता था किसी का, तो हम कितनी बार पढ़ लेते थे। अब वो बात कहाँ रही। इंतजार भी होता था, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, कभी तो अचानक जिसको बहुत टाइम हो गया था, सुन पता ही नहीं था कि कहाँ है, कहीं जिंदा है, मर गए, चले गए, भूल गए, अचानक उनका कहीं से खत आ जाए, तो कैसा एक एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता था। अरे, तो वो सब नहीं रही। अब तो पल भर में सारी बात हो जाती है, और खत खिताबत भी खत्म हो गई। तो पढ़ते ही खत आंसुओं के, आंख से आंसू भर आते थे। मेरा जो पहला खत पढ़कर आंसुओं के धारे बहे हैं, उसकी याद आ गई आज। उसके लिए मैंने 1-2 कविताएं भी लिखी थी, लेकिन वो हुआ था, ओशो की एक पुस्तक थी, क्रांति बीज, और फिर प्रेम के फूल। प्रेम के फूल में ओशो के लिखे हुए पत्र थे, 150 पत्र, जो अपने प्रेमियों को, उस वक्त तो सन्यासी भी नहीं थे लोग, 2-4 होंगे शुरू शुरू के, तो शुरू शुरू के जितने खत थे उनको मैं पढ़ता था। फिर एक अंतरवीणा थी, ये पद घुंघरू बाण, ऐसे मतलब 3-4 किताबें थी, 2.5 आखर प्रेम का। अब वो पुस्तकें मिलती होंगी भारत में कहीं,
खैर जब पहली पुस्तक आई थी वो पत्रों की, प्रेम के फूल, तो मैं ऐसे ही शाम का वक्त अपने घर पे बैठे हैं वो पढ़ने लग गया, तो इतना मतलब आंखों से आंसू बहते थे कि पूरा पत्र पढ़ना मुश्किल हो जाता था। आंखें ऐसा भाव विभोर हो जाता था मैं ओशो के पत्र पढ़ते पढ़ते। तो उनकी याद आ गई मुझे कि शब्दों में इतना बल होता है। अनकही को किसे कहा जाता है, ओशो बाकमाल, ओशो को वो हासिल है हुनर। हाँ, तो उसकी बात हो रही आगे है। तन्हाइयों का दौर है, तन्हाइयों का दौर है, ये मैं नहीं कोई और है। जब तन्हाई बहुत सघन हो जाती है ना, उसमें भी आदमी स्वयं को भूल जाता है। पहले पहले तो अकेलापन लगता तन्हाई, लेकिन तन्हाई जब अकेलेपन में जब व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है तो बस वो ऐसा लगता है वो बस है। आगे कहीं के विचार नहीं आते हैं, ना पीछे के विचार आते हैं। कुछ ऐसा वक्त आता है जब हम बिल्कुल ही होते हैं और फिर भी नहीं होते हैं। तब की ये बात है कि तन्हाइयों का दौर है, ये मैं नहीं कोई और है। ऐसा लगता नहीं था कि मैं हूँ, ये शरीर मन भाव। जब साक्षी का उदय होता है भीतर, एक स्थिरता, एक जागरूकता आती है, तो होने में ना होने का और ना होने में होने का ये खेल चलता है। अच्छा, तो आगे की पंक्ति है कि मैं का सूरज डूबते ही, मैं भाव है जो ईगो है, अहंकार है, तादात्म्य ये शरीर से, मन से, भाव से, मैं का सूरज डूबते ही सितारे निकल आए। ये सब उदाहरण है क्या चित्रों की ऑब्जेक्टिव जो परिभाषा कही जा सकती है कि सूरज का बहाना, चांद तारे का, अग्नि का, ये सब बहाने हैं। ये सिंबल है, सिंबॉलिक भाषा है कि मैं अलग है। मैं का सूरज, जब सूरज प्रकट होता है तो कोई सितारा नजर उसकी रोशनी में, तो जब हमारा मैं भाव होता है ना, जब वो डूबता है तो फिर एक अंदर की जगमग जगमग करता हुआ सितारों जैसा ही, सितारों से भी बड़ा आकर्षक एक जगत है हमारे भीतर। लेकिन मैं का सूरज डूबना चाहिए, अहंकार डूबना चाहिए। अहंकार गया कि भविष्य गया, अतीत गया, वर्तमान आ जाता है, वो वर्तमान में मैं भाव भी नहीं रहता। तब आपको असलियत का पता चलता है, लेकिन वो आप नहीं होते हैं ना। मैं का सूरज डूबते ही सितारे निकल आए, शहर में सारे लोग लगते थे अजनबी से। ये देखिए, शहर में सारे लोग, सबके सब, पूरी दुनिया, शहर की जगह दुनिया में कैसे, दुनिया के सारे लोग लगते थे अजनबी से। लेकिन हम शहर या गांव या घर कह सकते हैं कुछ भी, तो शहर के सारे लोग लगते थे अजनबी से। गांव में आके देखा, गांव में आके देखा, सब हमारे निकल आए। मैं तो अपने बचपन की बात करता हूँ, या जब भारत में यात्रा करता था उस जमाने की, तो तब भी छोटे छोटे गांव में कोई अजनबी भी आता था, सब लोग एकदम से देखने लग जाते हैं, भाई कौन आया हमारे गांव में। उसमें से बड़ी यादें, सुनहरी यादें हैं मेरे पास। एक याद बताता हूँ आपको, बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ है। पूना की बात है। मैं एक जगह रहता था, जीपीओ के सामने एक रिट्स होटल है, उसके पीछे एक बंगला है, अभी भी होगा शायद, उसको फ्री हाउस कहा जाता था। तो मैं वहाँ रहता रहा हूँ कुछ महीने। काफ़ी पूरा बंगला था, खाली था, और मैं अकेले ही, कुछ लोग ठहरे थे तो वो चले गए थे, विदेशी थे। ताला चाबी मुझे दे गए थे, और जिसका बंगला था, लालवानी जी का, वो अपने कारोबार में मस्त थे। उनका गोडाउन था किसी ज़माने में। खैर लंबी चौड़ी कहानी छोड़ के संक्षिप्त में कि मैं वहाँ अकेला रहता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं कहीं स्टेशन की तरफ जा रहा था, किसी काम से गया हूँ या घूमने फिरते हुए, तो एक आदमी आया अपने पीछे, वो कोई रक्षक उठा के, जो विदेशी लोग, जर्मन था वो, मैं नहीं जानता था उसको। एकदम से उसने मुझे देखा, और मैं तो भगवा वस्त्रों में ओशो की माला पहनी, वो ओशो को भी नहीं जानता था, उसको लेना देना ही नहीं था। उसका इरादा था, मेरा ख्याल है गोवा जाने का या कुछ करने का। मैंने तो उसने मुझसे पूछा कि वेयर इज द चीपेस्ट होटल, गेस्ट हाउस। उसने बोला सस्ते से सस्ता वाला कोई यहाँ होटल वगैरह मिलेगा। तो बोला यस। मैंने बोला प्लेंटी ऑफ, आसपास में ढूंढोगे तो मिल जाएगा।
तो मुझे बोला वेयर यू लिव। तो मैंने बोला कि अच्छा तो मैंने बोला कि हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे। मैं बोला कितने दिन रुकना है। मैं समझा कि अगर आज के दिन रुकना है तो बेचारा क्यों होटल में जाए। और लगता था पैदल चलने वाले जो हिप्पी टाइप के लोग होते हैं ना, पैंट शर्ट पहनी हुई तो मुझे लगता है ये सस्ता ढूंढ रहा है, इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। तो मैंने उससे पूछा भाई कब तक रुकना है। तो बोलता आज फिर मैं कल गोवा के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे ये शहर देखना है। दिस इज ओल्डेस्ट सिटी आई हर्ड। मतलब बहुत पुराना शहर है, प्राचीन शहर है ये, मुझे कुछ देखना है, फिर मैं कल चला जाऊंगा गोवा, ऐसा वगैरह वगैरह। तो मैं देन कम विथ मी। अब देखो, ना तो मैंने कोई प्लानिंग बनाई थी ना उसने, बस उसने मुझसे पूछा, ये तो घटना है। तो मेरे पास ओके यू कैन स्टे विथ मी। तो मेरे साथ आ गया, उसने अपना सामान वामान रखा, नहाया धोया, बैठा, वैसे ही पूछा, बातचीत करी। तो फिर शाम को वो मुझे ले गया कुछ जूस वूस पिलाने। मैं तो फक्कड़ आदमी था उन दिनों, मुझे तो बड़ी शर्म आई, लेकिन इसने बोला ना आई इनवाइट यू। तो खैर फिर शाम को बातचीत हुई, तो बहुत सारी बातें होती है आपस में। तो मैं सुबह जल्दी से तैयार होकर प्रवचन के लिए जाने लगा। तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो इतनी तैयार होकर? मुझे तो कहीं झील वगैरह पे जाना है। मैं बोला मुझे तो झील का पता नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं आने के बाद तुमसे बात करूँगा। तो वह तो उसने फिर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोला इफ़ यू वांट टू कम यू कम, आई एम गोइंग टू आश्रम। तो उसने बोला ओके। तो जल्दी से मतलब देन गेट रेडी क्विक क्विक। तो उस जल्दी से उसने तैयार हुआ, तो मैं आश्रम में आया। तो उस ज़माने में पैदल ही आता था, मेरे पास तो पैसे इतने नहीं होते थे, मुश्किल से कभी चाय पानी के पैसे हों। तो आया मेरे साथ, उसने टिकट ली, और मेरे पास तो पास मिला था माँ लक्ष्मी से। तो प्रवचन सुना, वही चौंग जो ऑडिटोरियम में जाके। तो संयोग की बात थी कि अंग्रेजी में प्रवचन चल रहे थे, तो उसको भी अंग्रेजी आती थी। उसने प्रवचन सुना, उसने हजारों सन्यासी इतने हंसते गाते नाचते हुए, तो उसके तो समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है यहाँ, लेकिन उसको अच्छा लगा वहाँ। फिर वहीं वहाँ निकलने के बाद चाय पानी पी, मुझे भी उसने पिलाई, बड़ा खुश हुआ एकदम से। तो फिर घूमते फिरते घर पे आए, तो बोला झील में पे कहीं जाना है मुझे, और शहर में भी देखना है। तो बोला शहर तो मैंने देखा हुआ, मुझे शहर में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता देन वी गो टू लेक। तो बोला मुझे नहीं पता कहाँ लेक है, कितना है कहाँ। बोलता मेरे पास नक्शा है। ये कहानी ज़रा लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, मैं आपको गांव की बात बता रहा था। तो उसने नक्शा निकाला और यूं करके बताया कि ये यहाँ पे है झील। तो मैंने ये तो काफ़ी दूर है। तो बोलता वी कैन गो ऑन द बाइक। तो मतलब बाइक तो फिर लेनी पड़ेगी किराए से। तो गए भैया, दोनों ने किराए से MG रोड से साइकिल उठाई, और उसने रास्ता बताया, उसको सारा पता था कहाँ से कहाँ, मुझे तो नक्शे से ज़्यादा परिचित नहीं है भाई। खड़ग वासला चले गए हम दूसरे दिन सुबह। बोला अभी तो देर हो गई है, तो दूसरे दिन सुबह हम खड़ग वासला चले गए। तो उसने बोला आई कैन स्टे फ्यू डेज मोर बिकॉज आई वांट टू लिसन टू दिस मैन योर मास्टर। मतलब अच्छी बात है। तो दूसरे दिन हम गए, प्रवचन सुना, फिर आए, और फिर साइकिल से उसने बोला नाउ वी कैन गो टू लेक। तो साइकिल पे निकल पड़े भाई उसके साथ। दिन भर नहाए धोए झील में, शाम को भूख लगी, तो अब कहाँ, तो चलो आसपास देखे कोई गांव है। तो गांव गए। एक गांव की बात बता रहा हूँ कि हम दोनों अजनबी उस गांव में, ना मैंने नाम सुना था ना मैं किसी को जानता था, झील का भी मुझे पता नहीं था। लेकिन दिन भर उसको जर्मन आदमी खूब नहाया और खूब धूप में लेटा। इतनी कड़क धूप में मेरी तो तबीयत वो हो गई, पूछो मत, वाला इतनी गर्मी में। खैर दोस्ती बन गई उसके साथ। तो जब शाम को हम निकले, तो जब गांव में गए, तो हमने बोला भाई क्या है कि चाय पानी कहाँ मिलेगा, कुछ वहाँ कोई रेस्टोरेंट ही, गांव इतना छोटा है कि कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है, वहाँ चाय की दुकान तक नहीं है। बोलते हमारे गांव में तो कोई रेस्टोरेंट चाय नहीं है, तो सब, तो हमने फिर कहाँ जाएंगे। तो इतने में सारे लोग जमा हो गया, 10-12। एक आदमी ने बोला कि आप मेरे घर आइए। तो मैंने उससे बोला, उसने बोला ये क्या हो रहा है, कोई खाने की जगह नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा? बोला ये बोलता कि मेरे घर चलो। तो बोलता वाई वी गो टू हिज होम। मैं बोला ये मत पूछ, जाना है कि नहीं। तो दूसरे आदमी ने बोला, उधर से एक और खड़ा था कि देखिए स्वामी जी, महात्मा जी, ऐसा कुछ उसने बोला, ये ये दूसरा है ना, आप इसके घर जाओ, ये भी आपको बुला रहा है, आपने इसकी तरफ देखा नहीं। तो मैंने भी पलट के देखा, तो मेरे बाजू में ही खड़ा था, वो मेरी नज़र सामने वाले पे थी।
उसने बोला गांव का ये मुखिया है, आप इसके घर जाइए, ये भी आपको बुलाना चाहता है, लेकिन आपने इसकी तरफ देखा ही नहीं। आपने 2 बार इसने बीच में बात करी, तो पहले आप इसके घर पे जाइए। भाई पानी पीना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो चलो सब लोगों ने बोला हाँ हाँ हाँ, मुखिया के घर जाइए। तो दूसरे ने बोला फिर मेरे घर भी आइए। मैं लगा अभी तो नहीं, कल आएंगे। तो बोला हाँ, फिर कल सुबह मैं आऊँगा आपको लेने। तो वो भी साथ में चला, और 4 5 7 10 लोग जमा हो गए। हम, वो मुखिया आगे आगे हमसे बात करे, और हम उसके साथ साथ जाके घर गए। तो उसने चारपाई बिठाई, जगह हाथ मुंह धोए, भोजन, फिर रात को भी वहीं सोए। तो मतलब, और दूसरे दिन सुबह फिर वो आ गया जो हमें ले जाना चाहता है, वो नाश्ते के लिए। मतलब अजनबी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, न वो हमारे रिश्तेदार, न जान पहचान वाले। तो मैं वो बता रहा हूँ कि ऐसा लगा जैसे वो हमारे हों। वो जर्मन आदमी को तो भरोसा नहीं आया कि लोग इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। मैं साधु के बेस में था, तो और वो तो ऐसे ही था, पैंट शर्ट में। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि गांव में आके देखा, सब हमारे निकल आए। तो दूसरे दिन भी वो हमको छोड़ने वाले नहीं थे। बोला लंच तो यहीं कर लेना, लेकिन हम तो नाश्ता करके निकल गए थे। अब एक और शेर है। देखिए आज बात लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, गपशप का मजा ले लेते हैं थोड़ा। अब असली बात बताता हूं। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, आईफोन है जेब में। व्हाट्सअप है, फेसबुक है, आईफोन है जेब में। यूं खुद को भुलाने के, ये अपने ऊपर ही तंज कर लिया हमने। यूं खुद को भुलाने के सो बहाने निकल आए। धुएं पे गजल छेड़ी, शरारे निकल आए। अरमां दबे थे दिल में, सारे निकल आए। वो महफिलें, वो कह कहे, वो शाम सुहानी, माजी की राख में फिर अंगारे निकल आए। और अलमारी में रखी किताबें खामोश हैं बहुत, खामोश थी बहुत। अलमारी में रखी किताबें खामोश थी बहुत, उनमें से कई खत तुम्हारे निकल आए। तो आज कितनी बात इतनी ही, और सबको हरिओम तत्सत।